जय हिंद दोस्तों। तो इकोनॉमिक्स रैपिड रिवीजन सीरीज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इन वीडियो सीरीज के माध्यम से हम हर एक सब्जेक्ट के लेटेस्ट पीवाईक्यूज को कवर करेंगे और एक क्वेश्चन के साथ ही उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं या जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। आने वाले प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी वीडियो के एंड तक। सारे सीरियस एस्पायरेंट्स बात को समझते हैं कि जो लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक से कहीं 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट पीवाईक्यूज को करना। और सारे ही जो पैटर्न है ऑलमोस्ट वो रिपीटेड ट्रेंड पे होते हैं। देख लेते हैं कैसे। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस के लिए तो समग्र नाम से हमारी बैच है और सारे ही यूपीएससी के सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स कवर्ड हैं और बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट यहाँ पे हमने कवर कर रखे हैं। ये देखो बैरेक्ट वगैरह हम अलग से कवर करते हैं और ये ज़्यादा जानकारी के नंबर है यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये देखो पहला सवाल है, इसमें कह रहे हैं कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फंड को रेज कर सकते हैं जनता से। देखो एनजीओ की बात कर रहे हैं ना, एनजीओ फंड कैसे रेज कर सकता है पब्लिक से, और ये कब पूछा गया है तो सीआईएसएफ के पेपर में 2025 में ही। आरबीआई के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। देखो इसका जो आंसर है ना वो ऑप्शन डी है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। आप अटेम्प्ट भी करते चलना, एंड में अपना स्कोर आप कैलकुलेट कर लेना। देखो सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, पहले ये समझो कि जो एनजीओ है वो फंड रेज करते हैं पब्लिक से एक रेगुलेटेड मार्केट बेस्ड प्लेटफॉर्म में, जिसे हम एसएसई कहते हैं, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये ना इंट्रोड्यूस हुआ है सेबी के इनिशिएटिव में और ऑपरेशनलाइज्ड भी है सेबी के ही रेगुलेशन के अंदर। बात कुछ ऐसी है कि जो आरबीआई बैंक वगैरह रेगुलेट करने का काम करता है, एनबीएफसीज वगैरह रेगुलेट करता है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। दूसरा ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये भी एफसीआरए वगैरह एडमिनिस्टर करती है, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और फॉरेन डोनेशन वगैरह को देखती है। तो यहाँ पे एनजीओ से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी तो कम्युनिटी बेस्ड के प्रोग्राम होते हैं, राइट। और ये कोई फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म तो नहीं है, इसमें बेनिफिशियरीज शामिल होते हैं। हाँ एनजीओ काम कर सकता है एसएचजी के साथ, बट फंड तो नहीं जनरेट कर सकता, तो ये भी गलत। तो जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये सही है, ये इनेबल करता है एनजीओ को कि वो जनता से, पब्लिक से फंड रेज कर सके, ट्रांसपेरेंसी वगैरह इंश्योर करता है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, और ना अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट लेके आता है। जैसे मान लो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। अब नाम समझ आ रहा है यहाँ पे क्या चीज़ें चलेंगी। यहाँ पे ये होगा कि इस तरह के बॉन्ड में जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल, दैट मीन्स वही डोनेशन के लिए है, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर कोई एनजीओ में दान कर रहा है तो वो इस बेस पे तो नहीं कर रहे, पैसे बाद में वापस आने वाले हैं। समझ आ रही है ना आपको बात। तो ये सोशल स्टॉक। अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ आइडिया नहीं, बेसिकली ये एक तरीका है जिसमें वर्ड एसोसिएशन हम लगाते हैं। वर्ड एसोसिएशन ये है कि यहाँ पे देखो सोशल बात कर रहा है, सोशल यानी जनता के हित में बात कर रहा है, तो इस हिसाब से हम आइडिया लगाकर सॉल्व कर सकते हैं कि एनजीओ भी इसी तरह का काम करता है। तो इजी क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जम्मू कश्मीर पीसीएस में पूछा गया है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी नेफ्ट और आरटीजीएस के बीच ये सवाल है। पहला कह रहे हैं ना कि जो नेफ्ट है उनमें ट्रांजैक्शन हैपन होता है बैचेज में, इसलिए स्लो है। दूसरा जो आरटीजीएस है इनमें ट्रांजैक्शन होता है रियल टाइम में, इसलिए फास्ट है। तीसरा कि कोई मिनिमम लिमिट नहीं है आरटीजीएस में। और चौथा कि 2 लाख का मिनिमम लिमिट है नेफ्ट में। आपको बताना कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, ये नहीं पूछ रहा कि कौन कौन सा सही है, पूछ रहे कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या होगा इसका आंसर। तो पहले आपको नेफ्ट और आरटीजीएस के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो नेफ्ट और आरटीजीएस में डिफरेंस क्या है ना, नेफ्ट का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, जबकि आरटीजीएस नाम में ही समझ रहा है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम का मतलब क्या, जब आपने पेमेंट भेजा उसी टाइम पे रिसीवर के बैंक में शो करने लग गया, वो आरटीजीएस है। तो ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है, देखो इसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है नेफ्ट में, बट आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख होना चाहिए और मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है। मतलब आरटीजीएस क्या है, तो ये बड़े अमाउंट के लिए है, ठीक है। तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए सूटेबल है, जबकि नेफ्ट लो टू मीडियम वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए ज़्यादा सूटेबल है। और इसी के साथ ही आप देखो ना, तो जो सेटलमेंट टाइम है वो क्या है,
आवरली टाइम स्लॉट होते हैं नेफ्ट के बैचेस सेटलमेंट, जबकि आरटीजीएस रियल टाइम होता है। तो ये नाम से ही समझ आ जा रहा है, याद रह जाएगा नाम से ही कि रियल टाइम है, तो आरटीजीएस रियल टाइम के लिए है मतलब। बट नेफ्ट में तो कुछ टाइम बेसिस पे होता है स्लॉट, ठीक है। और ट्रांजेक्शन स्पीड क्या है, तो वो डिपेंड करेगा कि ये अगर नेफ्ट है या आरटीजीएस, क्योंकि जो आरटीजीएस है ना वो इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट देता है, तभी तो नाम में रियल टाइम है, जबकि यहाँ पे ये बैचेस में सेटल होता है। ऑपरेटिंग आवर क्या है, ये मोस्ट ऑफ द डे ये बैंकिंग आवर के टाइम पे ऑपरेट होता है। एक चीज़ और वो समझ लेना कि 2019 और 20 के बाद रेस्पेक्टिवली फॉर नेफ्ट एंड आरटीजीएस बात कुछ ऐसी हुई कि 2019 में नेफ्ट जो है वो संडे को भी काम करने लगा, क्योंकि संडे को पहले ये नहीं रहता, सिर्फ वीकडे और सैटरडे को ये वर्क करता था। बट अभी नेफ्ट और आरटीजीएस 24/7 वर्क करता है, दोनों। ये ध्यान रखना, आरबीआई के गाइडलाइंस के बाद 365 डेज, चाहे हॉलीडे ही क्यों ना हो, नेफ्ट और आरटीजीएस के थ्रू सेटलमेंट हो सकती है। फंड को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एनी टाइम ईयर राउंड। समझ आएगी बात। और आरटीजीएस में कम चार्जेस होंगे या नेफ्ट में, तो देखो यार आरटीजीएस बहुत बड़े अमाउंट के लिए तो चार्जेस भी यहाँ पे ज़्यादा लगेंगे, सिंपल सी बात है। तो यही छोटा सा डिफरेंस है। अब आप सवाल कर लोगे, देखो लॉजिक हमेशा आप साथ लेके चलो। ये कह रहे हैं ना आरटीजीएस में सेटलमेंट टाइम इंस्टेंटेनियस है, तो आरटीजीएस नाम में ही समझ आ रहा है रियल टाइम, तो इंस्टेंटेनियस ही होगा, तो यह पहला सही है। दूसरा कह रहे हैं कि आरटीजीएस में कस्टमर को चार्ज किया जाता है फॉर इनवर्ट ट्रांजेक्शन, जबकि नेफ्ट के केस में ऐसा नहीं है। इनवर्ट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, अगर आप किसी को पैसे भेज रहे हो ना, तो रिसीवर को कुछ ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। दोनों के केस में रिसीवर को कोई पैसे नहीं लगेंगे। आप किसी को पैसे भेज रहे हो ना, उसे क्यों पैसे लगेंगे, तो इस वजह से ये दूसरा जो है गलत है। तीसरा कह रहा है ऑपरेटिंग आवर जो है आरटीजीएस का रेस्ट्रिक्टेड है सर्टेन डेज में, गलत, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आरटीजीएस हो या नेफ्ट हो, ऐसा कोई ऑपरेटिंग आवर तो रेस्ट्रिक्टेड है नहीं, तो इस वजह से पहला सही है। आंसर इज 1 ओनली। और ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, तो आप देखो कितना ज़्यादा ट्रेंड सिमिलैरिटी है। मतलब अगर आप जेके पीसीएस के क्वेश्चन करके जाते हो तो आप सिविल सर्विसेज के भी क्वेश्चन कर सकते हो। और यही चीज़ देखने को मिलती है हमें पीवाईक्यू के ट्रेंड के बेस पे, और यही समग्र बैच डील करता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर वो वर्किंग कैसा है, कैसे काम करता है, तो इस तरह से वो काम करता है समग्र बैच कि एक क्वेश्चन जो हम करते हैं तो उसके रिलेटेड पीवाईक्यूज कर लेते हैं और उसका फ़ायदा ऐसे दिख जाता है। अब ये सवाल देखो, अब थोड़े बहुत फैक्चुअल सवाल भी आएंगे। 2025 में काफ़ी सारे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, बट इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, क्योंकि ये सवाल पास के पेपर से लिंक्ड होते हैं। मतलब ये टॉपिक पहला कह रहा है जो फीमा है वो 2000 में आता है इफेक्ट में। दूसरा फेरा एक्सटर्नल डेट लाइबिलिटी के लिए है, तो पहला सही है, फेमा जो है वो 2000 में आता है। फेमा का मतलब क्या होता है, तो फेमा का मतलब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये फेमा एक्ट है, ठीक है। और जो फेमा एक्ट है ना ये 1999 में आता है, और ये रिप्लेस करता है फेरा को, और ये फोर्स में आता है 2000 में। तो ये बात सही है, फेमा कब इफेक्ट में आता है, 2000 में। और ये क्यों स्टार्ट किया गया, ये बेसिकली ये जो एक्ट है ये क्यों लाया गया, तो ये इनेक्ट किया गया ताकि एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ाया जा सके और डेवलपमेंट मेंटेनेंस जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का है उसे सही तरीके से प्रमोट किया जा सके। तो इस वजह से पहला कहना सही है, 2000 में ही इफेक्ट में आता है। जबकि कह रहे हैं दूसरा फेरा जो है वो एक्सटर्नल डेट लाइबिलिटी से डील करता है, ये गलत है। जो फेरा है ये 1973 का एक्ट है, ये एक्सटर्नल डेट लाइबिलिटी से डील नहीं करता। एक तरह का स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी लॉ था जो फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने का काम करता था, मिसयूज वगैरह रोकता था और फॉरेन एंटिटीज़ के डीलिंग वगैरह को रेस्ट्रिक्ट करता था कुल मिला करके, ठीक है। तो फेरा क्या है, वो एक स्ट्रिक्ट लॉ था, फॉरेन एक्सचेंज को रोकता था। एक्सटर्नल डेट लाइबिलिटी नहीं, वो अलग चीज़ है, फॉरेन एक्सचेंज को देखने का काम करता था। नाम में ही एफ है, यानी फॉरेन एक्सचेंज। अब फुल फॉर्म भी पता आप समझ जाओगे, ठीक है। और ये बाद में रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि एक तरह से लिबरलाइज्ड रिजाइम की शुरुआत होने लग गई, तो इस वजह से ऐसा देखने को मिला, ठीक है। तो जो फेमा है ना उसने ही रिप्लेस करा है फेरा को, फेमा नहीं, जो फेमा है अपना 2000 में जो इफेक्ट में आता है इसने ही रिप्लेस करा है। फेमा रिप्लेस्ड फेरा। ये फेरा बहुत ही पुराना कानून था, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, कॉम्प्लिकेशन थे। जब हमने लिबरलाइजेशन कर ही दिया तो चीज़ें बदलनी पड़ गई, है ना। तो आंसर क्या होगा, सी। स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, बट दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखो, इंडिया के नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन है
उसमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है। क्वेश्चन बहुत ध्यान समझना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, बहुत ही ध्यान से। और ये यूकेपीसीएस में पूछा गया दोनों ही सवाल। देखो मैं हर सवाल में लिख दिया, आप पढ़ लेना किस पेपर में पूछा गया, इससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा, फेयर इनफ आइडिया लग जाएगा। कुकिंग फ्यूल, ड्रिंकिंग वाटर, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और सैनिटेशन। देखो क्या पूछना चाह रहे हैं, सवाल समझो। कह रहे हैं ना कि जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कौन सा इंडिकेटर उनमें नहीं है। जो हमारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो वेटेड एवरेज पे बेस्ड है। तो देखो सबको वेट असाइंड है। जैसे हेल्थ में आप देखो तो न्यूट्रिशन है 1/6, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी को 1/12, मैटरनल हेल्थ को 1/12। फिर एजुकेशन में आप देखो तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल अटेंडेंस है। ये दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर है कि कितने साल स्कूलिंग हुई और स्कूल अटेंडेंस क्या रहा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप देखो कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, असेट्स, बैंक अकाउंट, इनको वेट असाइन किया गया है। तो यहाँ पे देखो 7 पैरामीटर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर, एजुकेशन में 2 पैरामीटर है और हेल्थ में 3 पैरामीटर है। तो इन्होंने क्या पूछा ना कि जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उनमें से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कौन सा डायमेंशन नहीं है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखो ये चीज़ें हैं, बट ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और जो स्कूल अटेंडेंस है ना वो एजुकेशन के अंदर आता है। तो जो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और किसके अंदर आता है, एजुकेशन के अंदर। सो आंसर इसका सी होगा। बाकी देखो कुकिंग फ्यूल, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन जो है, ये आप देखो कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ये तीनों आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर। सो ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से फ्रेम किया गया है और आपको अगर आपको क्लैरिटी है तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी एग्जाम में नहीं पूछे गए, आप पढ़ सकते हो। सीडीएस में रिसेंटली ही पूछा गया है। कह रहे हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कौन सा इंडिकेटर इंक्लूडेड है। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम। तो आंसर क्या होगा, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जैसा कि हमने देखा है ना। ये सवाल देखो सीजीएस में कंबाइंड जियो साइंटिस्ट ने पूछा गया यूपीएससी में। इसमें कह रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो कि बनाया है नीति आयोग ने, जो एजुकेशन डायमेंशन है इनमें कौन कौन से पैरामीटर हैं। स्कूल अटेंडेंस, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, लिटरेसी रेट। देखो लिटरेसी रेट कहाँ है, सिर्फ स्कूल अटेंडेंस और ईयर ऑफ स्कूलिंग है। सो आंसर ऑप्शन बी 1 और 2 ओनली है ना। ये रहा ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। समझ आ रहा है आपको ये। तो इससे क्या साबित होता है कि पीवाईक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिपीट भी करता है। हाँ अब ये देखो आप, इसमें कह रहे हैं इंडिया में जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये फंड रेज करते हैं। तो ये तो हमने देख ही लिया है। ये वाला सवाल देखो, कोर इन्फ्लेशन क्या है। CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस ऑल नॉन फूड आइटम, WPI इन्फ्लेशन माइनस ऑल फूड एंड नॉन फूड आइटम, CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड एनर्जी आइटम, WPI इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड एनर्जी आइटम। रीसेंट में ही पूछा गया है ये। तो अगर आपको कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन के बीच का मतलब पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी। कोर इन्फ्लेशन क्या है, तो CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड एनर्जी। जब CPI के हेडलाइन इन्फ्लेशन में से आप माइनस कर देते हो फूड और एनर्जी को ना, तो कोर इन्फ्लेशन निकल के आता है। सो आंसर इज सी। तो ये लेक्चर 14 में हमने कवर किया था समग्र बैच के अंदर। उस टाइम पे मैंने सारे सवाल आपको करवाए थे। ये देखो रिटेल कोर इन्फ्लेशन पे 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया, CAPF में, CDS में पूछा गया, नहीं ये वाला नहीं है, और भी सवाल पूछे गए थे। 10 सेकेंड, अब ये देखो, हाँ ये रहा इन्फ्लेशन के ऊपर है ना। फिर आप कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन वगैरह पूछा ना इन्होंने कि एक मेजर है टोटल इन्फ्लेशन का जिनमें फूड एनर्जी वगैरह आप इंक्लूड कर रहे हो, ध्यान से देखना। फिर आप ये देखो इन्होंने पूछा था कि कोर CPI इन्फ्लेशन जनरली कम होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन से, क्यों होता है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई देखो कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है ना, ये फूड और एनर्जी आइटम को हम एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि वोलाटाइल होते हैं ना, बहुत चेंज होते हैं फूड और एनर्जी प्राइसेस के दाम, जबकि जो हेडलाइन में हम सारे गुड एंड सर्विसेज रखते हैं। तो ये फ़र्क है हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन में। लॉन्ग टर्म ट्रेंड को ये दिखाते हैं, ओवरऑल देता है। फिर ये लेस वोलाटाइल है और ये ज़्यादा वोलाटाइल है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने डिस्कस करी थी। और इसी के साथ ही फिलहाल अब इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या होगा, फूड और एनर्जी आइटम को आप हटा दोगे हेडलाइन से तो कोर इन्फ्लेशन निकल के आ जाएगा। उस लेक्चर में हमने इन्फ्लेशन पे बहुत डिटेल में चर्चा करी थी, बहुत तरह के इन्फ्लेशन मैंने आपको बताए थे, और उसके बाद ये टॉपिक बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो बस इसे ध्यान से समझ लो फिलहाल, बट अगर आपने चीज़ें पढ़ रखी है तो रिविज़न के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये। फिर ये देखो मेजर ऑफ द टोटल इन्फ्लेशन विदिन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग सच एज फूड एंड एनर्जी। तो फूड और एनर्जी आप इंक्लूड करो तो आएगा हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। तो आंसर क्या है ए।
फिर आप ये देखो, रिटेल कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग, किसे हटाए थे हम, तो क्या क्या हटाए थे, CAPF का ही पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है फूड बेवरेजेस को हटाएंगे, अभी हमने पढ़ा है ना, ये आप देख सकते हो कि फूड और एनर्जी को हटाते हैं, तो फूड हट जाएगा, और एनर्जी मतलब फ्यूल लाइट वगैरह को रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं। तो 1 और 2 को हटाते हैं हम, बाकी ट्रांसपोर्ट और क्लोथिंग नहीं, इन्हें नहीं हटाते, सिर्फ फूड और एनर्जी को। तो इस वजह से 1 और 2 रिमूव करते हैं, सो आंसर है ऑप्शन ए। तो कैसे भी वो क्वेश्चन पूछे, अगर हमें क्लैरिटी है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये सारे डिसेंट के सवाल है, आप देख सकते हो। तो ये इससे कितना सही आइडिया लगता है कि हमें क्या पढ़ना है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ें इकोनॉमिक्स में, आप देखो ना यहीं से समझ आ रहा है साफ तौर से। अगर आप समग्र बैच में हो तो फिर तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने एक एक चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ समझाई हैं। ये देखो, कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन बिकॉज द फॉर्मर, यानी कोर इन्फ्लेशन क्या ऐसा करता है, इग्नोर कर देता है वोलाटाइल नेचर के आर्टिकल को प्राइस इंडेक्स में। तो हाँ, अभी तो हमने यही पढ़ा ना, ये देखो कोर इन्फ्लेशन क्या करता है, CPI हेडलाइन माइनस फूड एंड एनर्जी, क्योंकि फूड एनर्जी क्या है, वोलाटाइल है, तो वोलाटाइल को माइनस करते हैं कोर इन्फ्लेशन में। तो ये तो कह रहा है कि इग्नोर कर देता है, ऐसे माइनस कर देता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, हेडलाइन इन्फ्लेशन किस पे भेज रहे, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड वाले पे। ये देखो UPVCS में पूछा गया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर करता है टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स ऑन बास्केट। देखो हेडलाइन वाला तो सारी चीज़ें कंसिडर करता है, इसलिए इन्होंने कहा ऑल गुड्स, जबकि जो कोर वाला है वो ऑल माइनस, या यूँ कहें कि हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड एनर्जी, फूड एंड एनर्जी को माइनस कर देता है। तो यहाँ कह रहा है किस पे बेस्ड है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर नहीं, कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो आंसर होगा CPI कंबाइंड वाला, तो इस पे बेस्ड है। ये देखो लास्ट वाला क्वेश्चन भी यही था, हेडलाइन इन्फ्लेशन किस पे बेस्ड है, CPI सी पे बेस्ड है। दैट मीन्स कि PYQs का पूरा रिपीटेशन है, PYQs का वेब है, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसी तरीके से जैसे आप ये देखो इकोनॉमिक्स के हमारे लेक्चर, जिसमें मैंने आपको सारे इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट समझाए थे, इसमें जो क्वेश्चंस हैं जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, MDR है, वो सारे टर्म्स पर हमने डिस्कशन करा था। पहले तो पूरे कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करा था हमने, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है चीज़ें। और अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हो तो ये बैच की डिटेल्स हैं, जैसे ही वीडियोस हम आगे भी लेके आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो तो। बाकी मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।